दिल्ली के जंतर मंतर पर आज चौथे दिन भी पहलवानों का धरना जारी है। धरने के बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पहलवान प्रैक्टिस करना नहीं भूले हैं। आज सुबह पहलवान जंतर मंतर पर कसरत करते हुए दिखे। इसमें महिला और पुरुष दोनों पहलवान शामिल रहे। पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। और दिल्ली के जंतर मंतर से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन की ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर पहलवान 2.5 महीने पहले भी प्रोटेस्ट के लिए आए थे। लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कुश्ती में सर्किट में एक बात कही जाती है कि अगर आप एक दिन अखाड़े पे नहीं गए तो 2 दिन पीछे हो जाते हो, और इनके लिए इसलिए ये प्रैक्टिस अहम भी है क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिशन्स है जहाँ हो रहे हैं, जहाँ की ये सारे मेडल विनर्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक मेडल विनर्स हैं, और इनके लिए हर दिन छूटता जा रहा है। इसी साल एशियन गेम्स होने हैं, एशियाड की तैयारी करनी है, लेकिन उसके पहले इनका संघर्ष इतना लंबा होता जा रहा है और सिस्टम के साथ इनकी लड़ाई इतनी लंबी होती जा रही है कि ये सिर्फ इनका नुकसान नहीं है, भारतीय खेलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मानते हैं, इस बात को जानते हैं। इसलिए अभी इनके लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया जितनी जल्दी खत्म हो उतना ज़रूरी है, वरना भारतीय कुश्ती का, भारतीय खेलों का जो नुकसान है वो आने वाले वक्त में दिखेगा। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता है कि आपने आज कुछ किया और कल नतीजा आया। तो ये पहलवान, इनको जितना वक्त लगेगा भारतीय खेलों के लिए, भारतीय कुश्ती के लिए, वो उतने नुकसान की बात होगी। अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये, हालांकि प्रॉपर प्रैक्टिस इसको नहीं कही जा सकती है, लेकिन जो भी हो बॉडी उस तरह से जाम नहीं हो, उस लिहाजन ये लगातार कोशिश करते रहे और लगातार अपने अभ्यास को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई नुकसान जो है इनका, अगर ये जब अखाड़े में जाए तो इनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से ये प्रैक्टिस कर रही है कुश्तियों की, ये एक आध दांव की, छोटे बच्चे को सिखाने की, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, प्रॉपर मैट नहीं है, यहाँ पे इंजरी हो सकती है। हमारे साथ कोच है, कोच प्रॉपर प्रैक्टिस तो नहीं है जो मैट के, लेकिन और सर प्रॉपर प्रैक्टिस तो मैट पे होगी, बिल्कुल जो मल्टी ऑल होगा उसमें होगी, पर लेकिन ये तो जरूरी है, मजबूरी है। उसमें मजबूरी में यहाँ बैठे हैं और मजबूरी में इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं तो ये अपना प्रॉपर ट्रेनिंग करते 2.5-3 घंटे की। आप लोग कहते हैं कि एक दिन अगर अखाड़े पे नहीं जाओ तो 5 दिन पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल जी, तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है, तभी ये करी जा रही है, क्योंकि ये छोड़ नहीं सकते। पुलिस वालों ने ऑब्जेक्शन किया था, मैंने उनको बताया ना तो हमको शोर कर रहे हैं ना अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। अब ये पता नहीं हमें कब तक यहाँ बैठना है। और एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है इस साल। जी बिल्कुल, तो देख रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है इन खिलाड़ियों के लिए, वरना भारतीय कुश्ती का और भारतीय खेलों का जो नुकसान है वो तो हो ही रहा है, और ये मसला जितना जल्दी सुलझे उतना ज़रूरी है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो कर्नाटक के रण में उतरेंगे तमाम दिग्गज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत यहां झोंक रहे हैं। कल गृह मंत्री की सभाएं हुई और उसके बाद आज बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के अलग अलग शहरों में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह भी 2 रैलियां करेंगे और शिवराज सिंह चौहान भी आज 3 रैलियां करेंगे। शनिवार और रविवार को मोर्चा संभालेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक में वो रहेंगे। 2 दिन में 6 सभाओं को संबोधित करेंगे। और वहीं बीजेपी के पावर पैक प्रचार का जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी भी कर्नाटक के मैदान में उतरी हुई हैं। प्रियंका आज श्रृंगेरी में सबसे पहले शारदा देवी मंदिर में जाएंगी, दर्शन करेंगी और जिसके बाद वो वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर में हरियूर में वो शहर के प्रभावी लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक करेंगी और दोपहर 3:30 बजे हरियूर में ही रोड शो करेंगी। और इसके पहले हमने देखा था कि कल प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के कृष्णराज नगर में रोड शो किया था। उसके बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था।
देखिए, जनता सबसे ज्यादा अनुभवी होती है। जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की वापसी? पूरी तरह से उम्मीद है। क्यों नहीं? Ma'am, do you think the BJP is sidelining Lingayat leaders in this election season, ma'am? See, from what we can see, it's virtually like an insult to them, what they are doing, you know. And the thing is that they have not done any constructive work for Karnataka. In the last 3 years, if you look at any area, it's just gone down. Whether it's facilities, infrastructure, whatever it is, you all know how much loot has taken place. So it's time for a change. टाइम फॉर अ चेंज, बदलाव की बात यहाँ पर प्रियंका गांधी कर रही हैं। तो किस तरह से तमाम दिग्गज आज यहाँ पर रैलियां करते हुए दिखेंगे। निहाल किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर निहाल, बीजेपी का शायद ही कोई बड़ा नेता हो जो कि कर्नाटक में प्रचार करते हुए ना दिखे। क्या सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने की एक कवायद के तौर पर देखा जाए, या बीजेपी की चुनावी शैली जैसे कि होती है वही है? और साथ ही कांग्रेस का प्रचार बताएं, किस तरह से नजर आ रहा है, आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी अपने शैली के मुताबिक ही यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है और उसका कहना है कि कारपेट और आज देखिए, बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, निर्मला सीतारमण हो, ये सब आपको यहाँ पर देखेंगे। कल ही यहाँ अमित शाह ने अपना रोड शो और दूसरे कार्यक्रम यहाँ पे खत्म किए हैं। अब मंड्या का जो इलाका है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, और ये जो मंड्या है, इसको हम कहते हैं कर्नाटका का शुगर केन कैपिटल, वो कलिगा का गढ़ है, और साथ ही साथ मिल्क रेवोल्यूशन यानी जिसको श्वेत क्रांति का भी ये एक अग्रणी केंद्र रहा है। 9 लाख लीटर दूध यहाँ पर पैदा होता है, यानी किसानों का इलाका है, वो कलिगा का इलाका है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लाया जा रहा है जो कि नाथ समुदाय से हैं, और ये जो वक्कलिगा है वो अपने आप को हमेशा नाथ समुदाय से जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि आदि चुनचुनगिरी मठ जो है वो नाथ समुदाय का मठ है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को यहाँ लाया गया है ताकि वो लोगों के साथ उनको कनेक्ट किया जा सके। और यहाँ पर खास करके बीजेपी इस बार फोकस कर रही है कि यहाँ की जो 61 सीटें हैं, इसमें से 27 सीटें पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों में जेडीएस ने जीती थी, क्योंकि जेडीएस का 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि लिंगायतों के बारे में जो कहते हैं कि आपसी में जो कलह चल रहा है, अगर उसका नुकसान होता है तो इस इलाके से भरपाई हो जाए। इसलिए बीजेपी के नेताओं का ये काफी फोकस रहा। आपको याद होगा कि दिसंबर में जब चुनावी कैंपेन शुरू किया था बीजेपी ने, तो अमित शाह ने इसी मंडिया में एक डेयरी की स्थापना की थी, बहुत बड़े डेयरी की नींव रखी थी, और कहा था कि यहाँ से मिल्क रेवोल्यूशन और भी आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इन्हीं इलाकों से होकर के बढ़ी थी। प्रियंका गांधी आज उत्तर कर्नाटक और केंद्रीय कर्नाटक में अपना रोड शो करेंगी, दूसरे उनके कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के काफी गहमा गहमी है यहाँ पे। कांग्रेस का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी कहती है कि प्रो इनकम्बेंसी है। अब देखिए 10 तारीख को जब चुनाव होगा, जब नतीजे सामने आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल, 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। निहाल, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस बीच जो है कल रात पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हुबली में लिंगायत समाज के साथ एक बैठक की है, और उसमें येदियुरप्पा ने कहा है कि जगदीश शेट्टार ने पार्टी को धोखा देकर सबका विश्वास तोड़ा है, लिहाजा उन्हें चुनाव में किसी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी के सभी लोगों ने कसम खाई है कि वो शेट्टार को हराएंगे, और इसके लिए वो खुद हुबली में रोड शो करेंगे, रैली करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री भी यहां पर आएंगे। निहाल हमारे साथ बने हुए हैं। निहाल से हम जुड़ेंगे, लेकिन पहले येदियुरप्पा का वो बयान सुन लेते हैं। We have discussed in detail about the political situation in Hubli Dharwad, and I told to our people that Jagdish Shettar should not win this election. Our candidate only should win. For that we must fight day and night. निहाल किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। निहाल, यहाँ पर येदियुरप्पा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जगदीश शेट्टार को किसी भी कीमत पे हराना है। लिंगायतों के दोनों बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लिंगायतों को किसका साथ देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर? अब देखिए, येदियुरप्पा, जगदीश शेट्टार जैसे जो नेता हैं कर्नाटका के, वो
पुराने बीजेपी के चेहरे हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाहे वो येदियुरप्पा हो या जगदीश शेट्टार हो, उनको सभी संप्रदाय, सभी जाति और सभी धर्म का वोट मिलता है। इतना हंगामा हुआ, उसके बावजूद जो मुस्लिम समुदाय है वो आज भी जगदीश शेट्टार के साथ खड़ा हुआ है, येदियुरप्पा के साथ खड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इन लोगों की जो छवि है सेकुलर, भले ही वो इनकी छवि एक सेकुलर नेता की रही है और इनकी पकड़ समाज पर बहुत अच्छी है, सभी लोग इनको समर्थन करते हैं। अब देखिए, पहली बार पिछले 3 दशकों में ऐसा हुआ है कि जब अमित शाह जैसा कद्दावर नेता यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और वहां पे उस इलाके का जो प्रोमिनेंट चेहरा पिछले 3 दशकों से था जगदीश शेट्टार के तौर पर, वो वहां नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसको सब लोग मिस कर रहे थे। तो ऐसे में येदियुरप्पा के पास और बीजेपी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि लिंगायतों के साथ एक बैठक की जाए, बड़ी बैठक हो और कम्युनिटी के सभी नेता हैं, सबको भरोसे में लिया जाए और ये बताया जाए कि बीजेपी ने क्या क्या किया है, जगदीश शेट्टार के साथ क्या किया। मेरा सवाल निहाल आपसे यही था, जब दोनों की पैठ है समुदाय में और एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पर इनको माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर दोनों को ही माना जाता है, ऐसे में जो अपील कर रहे हैं यहाँ येदियुरप्पा, ऐसे में लिंगायत समुदाय के सामने एक कंफ्यूजन, एक ऐसी स्थिति हो गई, इस रास्ते जाएं उस रास्ते जाएं। देखिए, लिंगायतों में थोड़ी नाराजगी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। येदियुरप्पा बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे, वो मुख्यमंत्री से जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया, लक्ष्मण साहब जी को टिकट नहीं दिया। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक आम बात कही जा रही है कि लिंगायत बटे हुए हैं इस बार। और ऐसी सूरत में जगदीश शेट्टार को कितना समर्थन मिलता है, येदियुरप्पा के अपील का कितना फर्क पड़ता है, ये अगले 2-3 दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब उनकी रैलियां होंगी जगदीश शेट्टार की, कितने लोग उनके साथ खड़े होते हैं, तब बिल्कुल तस्वीर साफ हो। बिल्कुल, रैलियों के जरिए ही तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी। हालांकि भीड़ हम देखते हैं रैलियों में अक्सर जुटती है, लेकिन वोटों में कई बार तब्दील होती हुई दिखती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, ये तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, तमाम रैलियां, उसमें क्या कुछ नेतागण भाषण भी देते हैं, उस पर भी आप नजर बनाए रखें। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह मिशन कर्नाटक में वो भी लगे हुए हैं। बागलकोट की रैली में उन्होंने केंद्र और कर्नाटक की बोम्मई सरकार के काम गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद का बोलबाला होगा। विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दिल्ली में मेयर पद के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की शिखा राय के बीच है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को शैली ओबरॉय दिल्ली के महापौर चुनी गई थी। उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। शैली को 150 वोट मिले जबकि रेखा को 116 वोट हासिल हुए। पिछले चुनाव के दौरान काफी हंगामा हुआ था, जिसके मद्देनजर आज के चुनाव के लिए सदन में मार्शल की तैनाती भी की जा रही है। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की एक पार्षद को अपने पाले में कर लिया है और जिसके बाद आप सतर्क हो गई है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस इस चुनाव को लेकर चुप्पी साधे हुए है। मेयर के साथ साथ आज डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है।
दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई है। सोमवार को सीबीआई ने अपनी पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा कारोबारी अमनदीप डहल और इसके अलावा के कविता के पूर्व ऑडिटर बुची बाबू गुरंथला और अर्जुन पांडे का नाम भी इसमें शामिल है। सीबीआई ने चार्जशीट में धारा 201 के तहत सबूत नष्ट करने और आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा भी कुछ अन्य धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी समीर महेंद्रू की नियमित जमानत को बढ़ाने के मुद्दे पर ईडी से जवाब मांगा है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के बिहार सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार के इस फैसले पर घोर निराशा व्यक्त की। अपने बयान में आईएएस एसोसिएशन ने कहा कि ये फैसला न्याय न देने के बराबर है और न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल किया कि इसमें विवाद क्या है। आनंद मोहन ने अपनी सजा काटी है और कानूनी तरीके से वो रिहा हुए हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। मोदी कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा सरकार ने अपने पक्ष के लिए। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आईएएस एसोसिएशन ने क्या बयान यहां पर जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि कैदियों के वर्गों के नियमों में बदलाव करके गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी स्वर्गीय आईएएस अधिकारी श्री जी कृष्णैया के नृशंस हत्या के दोषियों को रिहा करने की बिहार सरकार के फैसले पर आईएएस संघ घोर निराशा व्यक्त करता है। सरकारी अफसर की ड्यूटी पर हत्या के आरोप का पुनः वर्गीकरण करके कम नहीं किया जा सकता। ये न्याय न देने के बराबर है और न्याय का मखौल उड़ाने जैसा है। हम बिहार सरकार से इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। आईएएस संघ। और हमारी सहयोगी उमा सुधी ने जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से बात की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे वोट की राजनीति है। रिएक्शन? ये तो डिसीजन तो अच्छा नहीं है। हम लोगों को पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, उस समय में तो हम लोग ठीक है, जस्टिस तो मिला हम लोगों को एट लास्ट बोल के सोच रही थी। मगर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है बोल के सोचा। मगर अब तो उसको बाहर ला रहा है, बाहर लाकर फिर पॉलिटिक्स में उसको ज्वाइन कर ले रहा है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सारा लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो। और ये तो सेल्फिश मोटिवेशन है। पॉलिटिक्स में फिर हम लोगों को जीतना है, इसलिए किसी को भी हम लोग खड़ा करें तो हम लोग जीतेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बोल के सोच रहा है। ये तो क्रिमिनल्स को एक जैसा क्या हम लोगों को उसको एनकरेज कर रहा है। चलो क्राइम करो, फिर जेल जाओ, फिर बाहर आओ, फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो आप, फिर जीत सकते हो, फिर अच्छा से जिंदगी ये कर सकते हो बोल के ये लोग सोच रहा है। ये तो अच्छा नहीं है। जब ये न्यूज आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो ऑलरेडी एक पैरोल पे बाहर थे और अपने सन के एंगेजमेंट सेरेमनी पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहां पे मुख्यमंत्री थे, डिप्टी मुख्यमंत्री थे। आपने वो विजुअल्स भी देखा है। ऐसा होता है बिहार में। तो वो तो क्रिमिनल्स है, वो लोग जेल में बहुत कम टाइम रहता है, वो हमेशा बाहर घूमता रहेगा। अगर कोई लोगों का मीन्स विजिट हुआ तो बस जेल में रहेगा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो लोग तो जेल में नहीं रहेगा, वो बाहर ही घूमते रहेगा। इसलिए उसको हैंग टू डेथ अच्छा था, वो जजमेंट अच्छा था। तब ये लोगों को थोड़ा सा डर लगता था क्रिमिनल्स को, मगर वो चला गया है। बिहार में तो हम लोगों को पता है कैसा रहता है जेल में। आपने 2008 में मुझसे कहा था कि आपको बिहार से अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और यही वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ वो राज्य छोड़कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था तब यहाँ पे आ गई थी।
हो वहाँ पर तो हम लोग चिल्ड्रन हाँ हम लोग तो 2 बेटियां थी वहाँ पर। हस्बैंड का सपोर्ट ही नहीं रहे तो वहाँ पर हस्बैंड ही नहीं हो तो हम लोग रहना तो वो तो अलग ही बात था। हम लोगों को भी वो आनंद मोहन नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम लोग हैदराबाद आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चों के वजह से। तो यहाँ पर कृष्णैया की पत्नी को आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सूरत की अदालत ने दरअसल मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। जिस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसको चुनौती दी है। सूरत की सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को सजा के खिलाफ राहुल की याचिका को खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट अब पहुंचे हैं और उन्होंने सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां डीपीएस मथुरा रोड पर जो स्कूल है वहां पर बम की खबर है। ईमेल से बम रखे होने की जानकारी दी गई है। दिल्ली के डीपीएस मथुरा रोड पर जो स्कूल है वहां पर बम की खबर है। ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। एहतियातन स्कूल को खाली करा दिया गया है, बताया जा रहा है। यहां पर बम स्क्वाड के साथ साथ मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताएं क्या अपडेट? देखिए, दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि डीपीएस मथुरा रोड में बम की कॉल है, और जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और साथ में जो बीडीएस यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है उसके साथ दिल्ली पुलिस स्कूल पहुंची है। पूरे स्कूल को खाली करा दिया गया है। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया है कि अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं, और स्कूल के अंदर अभी दिल्ली पुलिस मौजूद है। पूरा जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी जारी है। ये जानकारी मिली है कि जो मेल आया है उसमें कहा गया है कि स्कूल की जो जूनियर विंग है वहां कोई बैग रखा हुआ है, उसके अंदर बम है, इस तरह की इंफॉर्मेशन है। उसके बेसिस पर अब दिल्ली पुलिस जो है सर्च कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो इंडियन स्कूल है डिफेंस कॉलोनी में, वहां पर भी ऐसी कॉल आई थी और पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल रहा था। सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था और करीब 2 बार पूरे स्कूल में सर्च किया गया, लेकिन बम जैसी कोई चीज नहीं मिली और ना ही कोई संदिग्ध सामान मिला। तो अभी डीपीएस मथुरा रोड में भी पूरे स्कूल कैंपस को खाली करा दिया गया है, चाहे वो स्कूल का स्टाफ हो या फिर बच्चे हों, सभी को स्कूल से बाहर निकाल लिया गया है। और मौके पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो बीडीएस है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, वो पहुंचा हुआ है और वहां पर पूरे स्कूल की बारी बारी से जो जितने भी कमरे हैं वहां पर खासतौर से जो जूनियर विंग है उसकी तलाशी की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के मुताबिक कोई संदिग्ध सामान स्कूल में नहीं मिला है, लेकिन फिर भी तलाशी की जा रही है। हो सकता है कि किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से कॉल की हो, क्योंकि जो इंडियन स्कूल में कॉल हुई थी उस मामले में भी पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तब भी मेल आया था और उस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। जी, यहाँ पर भी ईमेल के जरिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। जाहिर सी बात है, जब ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है तो आईपी एड्रेस और तमाम तरीके से पता लगाया जाता है कि ये मेल कहाँ से किया गया है। पिछली बार भी आपने जब रिपोर्ट किया था सादिक नगर के स्कूल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ होक्स कॉल निकली थी। इसके बारे में अभी कोई जानकारी पुलिस कुछ बता पा रही है डीपीएस मथुरा रोड में जो हुआ है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो मेल आते हैं वो उसका जो ओरिजिन है उसको ट्रैक कर पाना और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी यहाँ पर जो मेल आया है वो कहाँ से आया है और इसको लेकर अभी जांच करेगी पुलिस, लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि पूरे स्कूल को जो है उसकी जांच की जाए, वहां पर तलाशी की जाए। तो पूरा जो स्कूल कैंपस है उसको सैनिटाइज किया गया है, पूरा स्कूल का कैंपस उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और केवल पुलिसकर्मी और जो बीडीएस के लोग हैं, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो स्कूल के अंदर हैं और पूरी स्कूल की तलाशी ले रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि सुबह 8:10 पर ये कॉल आई थी और उसके बाद से स्कूल का जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है।
यहाँ पर मुकेश आप बता रहे हैं एहतियातन स्कूल को खाली कराया गया है क्योंकि जाहिर सी बात है बुधवार का दिन है, स्कूल चल रहा होगा, टीचर्स स्टूडेंट्स सब होंगे, तो ये तमाम बच्चों को क्या जो घर भेज दिया गया है, पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया गया है? बाकी अभी ये जो ताजा अपडेट है वो ये मिला है कि सुबह 8:10 पर जो स्कूल प्रशासन है उसने पुलिस को जानकारी दी थी कि स्कूल में बम होने की सूचना है, और जैसे ही सुबह 8:10 पर ये जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस फौरन एक्शन में आई और मौके पर पहुंची। लेकिन अभी तक सर्च हुआ है स्कूल के अंदर, वहां कुछ मिला नहीं है और अभी सर्च जो है लगातार जारी है। जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल के बाहर पहुंच गए हैं और बारी बारी से अपने बच्चों को स्कूल से लेकर जा रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। तो जो सर्च है वो लगातार जारी है और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो सर्च कर रही हैं। तो पुलिस की टीम भी सर्च कर रही है और पेरेंट्स बिल्कुल भी घबराएं नहीं क्योंकि वहां मौके पर तमाम जांच चल रही है। अभी तक फिलहाल कुछ मिला नहीं है। यहाँ पर स्कूल जो कि एक नामी गिरामी स्कूल है दिल्ली का, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, वहां पर बम की खबर सुबह 8:10 पर आई थी। एक ईमेल के जरिए ये बम रखे होने की जानकारी दी गई थी। एहतियातन स्कूल को यहाँ पर खाली कराया गया है। जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से सुरक्षित लेके अब जा रहे हैं। बम स्क्वाड के साथ मौके पर पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। स्कूल के चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इसी तरह की कुछ ऐसी ही घटना हाल फिलहाल दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक स्कूल में सामने आई थी। पूरे दिन की जांच के बाद वो खबर झूठी निकली थी, ऐसा कुछ नहीं था। और ये मथुरा रोड से है जहां पर इस वक्त तलाशी अभियान स्कूल के भीतर चल रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। कल 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी हुआ था, लेकिन मंगलवार को स्थिति बिगड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और निधन पर दुख जताया है और लिखा है कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और एक विलक्षण राजनेता थे जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की उन्नति के लिए काफी परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को संभाला। श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक काम किया और उनसे काफी कुछ सीखा है। हमारी कई बातचीत याद आ रही हैं जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनके परिवार और उनके चाहने वाले अनगिनत लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और यहाँ पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ओम बिरला, उन्होंने भी जो ट्वीट किया है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। लिखा है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आमजन और किसानों के हित में आजीवन संघर्ष करते हुए उन्होंने समाज, प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है। जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अब बात करते हैं सूडान की, जहां जारी सेना और पैरामिलिट्री की लड़ाई के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक करीब 550 भारतीयों को सूडान से निकालकर जेद्दा पहुंचाया गया है।
भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के तहत 3 अलग अलग जत्थों में भारतीयों को निकाल रही है, जिसमें ताजा जानकारी के मुताबिक नौसेना के जहाज INS सुमेधा के जरिए तीसरे जत्थे में 278 भारतीय सूडान से जेद्दा पहुंचाए गए। इससे पहले दूसरे जत्थे में करीब 121 भारतीय वायुसेना के विमान से जेद्दा लाए गए। भारतीय वायुसेना के विमान C-130J से भी भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने का सिलसिला जारी है, जबकि नौसेना के पोत INS तेज के जरिए सूडान के बंदरगाह पर भारतीयों के लिए राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। आपको बता दें कि जेद्दा से अब भारतीयों को देश लाने की कोशिशें लगातार तेज की जा चुकी हैं। 2-3 दिन से मैं गयाना में था, पर मेरा मन जो था वो सूडान में था। सूडान में था क्योंकि वहाँ हमारी एक ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन कावेरी, जिसमें जो हमारे नागरिक और हमारे मूल के लोग जो वहाँ सूडान में वहाँ लड़ाई में फंस गए थे, उनको हम उस संकट से कैसे बचाएं, कैसे भारत लौटाएं, कहीं और ले जाएं। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि न्यू इंडिया एक नारा है या कोई राजनीतिक बात है। न्यू इंडिया जो है अपने आप को अब आज ऑपरेशन कावेरी में साबित कर रहा है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आपके बारे में जो भावना जो रखती है, आपके बारे में जो अपनी कर्तव्य समझती, ये इसमें कभी हमारे साइड से कोई कमी नहीं रही।